जंगी मैदान से आया है सनसनीखेज वीडियो। आसमान में विस्फोट से बिखरे आग के गोले, थर्माइट धमाके से हड़कंप मचा है और भारी तबाही की खबर है। यूक्रेन के अवदीवका इलाके में ये विस्फोट हुआ है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। कैसे आसमान में विस्फोट के बाद हर तरफ आग के गोले नजर आ रहे थे। थर्माइट बॉम्ब से हमला किया गया है। यूक्रेन के अवदीवका इलाके में ये विस्फोट हुआ है। तो ये देखिए अवदीवका इलाके की हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पर थर्माइट बम का इस्तेमाल किया गया, बेहद घातक। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से विध्वंसक तस्वीर आई है। रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक करते हुए नजर आए हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है, इस बात का दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। हमले का ताजा ये वीडियो। और वहीं अगली बड़ी खबर, डोनेट्स्क में सेपरेटिस्ट टैंक से किया गया है हमला। डोनेट्स्क पर यूक्रेन के हमले का दिया जा रहा है जवाब। रूसी वॉलंटियर ने पुराने टैंक के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। रूस SPG टैंक की जगह कर रहा है पुराने टैंक का इस्तेमाल, जिसे लेकर उठ रहे हैं सवाल। और देखिए एक और बड़ी खबर, वॉरजोन से लुहांस्क में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया। लुहांस्क के स्वतोवो में भीषण जंग जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। रूस ने जारी किया है हमले का ये वीडियो, आप भी देखिए किस तरह से ये जोरदार प्रहार किया गया रूस की तरफ से। और देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैदाने जंग से आ रही विध्वंसक तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल SP सिन्हा साहब मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सुमित कुमार झा फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, ऐसा लग रहा है 10 महीने होने वाले हैं इस युद्ध को और वॉर अब आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है और बहुत भीषण हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आपको पुतिन की? पुतिन की स्ट्रैटेजी बहुत साफ मुझे नजर आ रही है। वो इस विंटर का मैक्सिमम एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे और जनरल विंटर जो रास्पुतित्सा, जो यूक्रेन में रास्पुतित्सा कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत चालाकी से टैक्टिकल विड्रॉल किया है डॉनबास एरिया में। और जेलेंस्की ने बेवकूफ़ी किया कि उसको फॉलो अप किया। वो उसको अपने जोन में GTI में ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस में सकिन कर रहा है और जेलेंस्की उस जाल में फंस रहा है। अब क्या होगा, क्योंकि जब रूस टैक्टिकल विड्रॉल किया तो ऑब्वियसली जेलेंस्की के ट्रुप्स यदि एडवांस कर रहे हैं तो उसका जो सप्लाई लाइन है, जो मेंटेनेंस लाइन है, चाहे डिव एडमिनिस्ट्रेशन एरिया हो या उससे पीछे वाला CMA हो, कोर मेंटेनेंस एरिया हो, वो भी एक्सटेंड होगा। तो वो एक्सटेंड होगा यदि रूस उस सप्लाई लाइन पर अटैक करता है तो ये ट्रुप्स कैसे सर्वाइव करेंगे? तो जेलेंस्की मेरा ख्याल एक मिलिट्री ब्लंडर कर रहा था। जब जान के मतलब टैक्टिकल विड्रॉल करे तो आप समझो कि आपको सकिन किया जा रहा है। क्या इसीलिए सिन्हा साहब स्टोल्टनबर्ग को सामने आना पड़ा? शुक्ला जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या इसीलिए स्टोल्टनबर्ग को आगे आकर कहना पड़ा कि ये युद्ध अब आउट ऑफ कंट्रोल की तरफ आगे बढ़ना, यानी नए साल में हम और ज्यादा भीषणता देखेंगे? जी बिल्कुल, आने वाले समय में युद्ध के नए नए खुलासे होंगे, नए नए टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि युद्ध की क्षमता, जो दोनों कंट्रीज में लड़ने की क्षमता है, वो कई सालों तक है। आपने पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा कि 3-3, 4-4 साल तक इन लोग लड़ते रहे हैं। तो युद्ध में इस समय जो विंटर्स आ गए हैं, तो विंटर्स में थोड़ा सा लल आ गया है, थोड़ा सा ठहराव आ गया है इस समय। और इस समय कोई भी सेनाएं आगे बढ़ नहीं रही हैं, कोई सेनाएं किसी को पीछे नहीं धकेल रही हैं। अभी आप टैंक्स की बात कर रहे हैं, तो पुराने ज़माने के जो पुराने टैंक्स यूज़ करने में आए जा रहे हैं, तो उसका पर्पस ये है कि वो युद्ध में सिर्फ और सिर्फ उनकी गन्स यूज़ हो रही हैं, वो एक जगह से फायर हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो पुराने वेपन्स अब काम में दोबारा लाए जाने लगे। नाटो चीफ के बयान ने अब और ज्यादा आशंका बढ़ा दी है। तीसरे विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की रूस यूक्रेन में जारी भीषण जंग पर स्टोल्टनबर्ग का बयान सामने आया। रूस से ऑल आउट वॉर, यानी इसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल की तरफ ये वॉर की आशंका बढ़ गई है। नाटो चीफ की तरफ से उनका कहना है कि ये जो युद्ध है वो लगातार भीषण हो रहा है और ये नियंत्रण के, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नियंत्रण के बाहर होता जा रहा है और अब इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ गई है।
क्या कुछ कहा है स्टोल्टनबर्ग ने, आपको हम बताते हैं बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्टोल्टनबर्ग का जो बयान सामने आया है वो क्या कुछ सामने आया है। क्या ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल होने की सिचुएशन में पहुंच चुका है। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग के बयान ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा दी है और इसीलिए नाटो चीफ की जो वार्निंग है इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखा जाना चाहिए। नाटो चीफ ने कहा है कि मुझे डर है कि यूक्रेन युद्ध हमारे काबू से बाहर चला जाएगा। नाटो चीफ जो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं या कह लीजिए चेताते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इसके मतलब क्या है, मायने क्या है। रूस यूक्रेन में जारी भीषण जंग पर जेन्स स्टोल्टनबर्ग का जो बयान है ये कई आशंकाएं पैदा कर रहा है। रूस से ऑल आउट वॉर की आशंका है, ये कह रहा है नाटो के चीफ का ये बयान। आखिर क्या बता रहा है सिंह साहब, कैसे एनालाइज आप करेंगे, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है जिसकी तरफ इशारा है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा है। मैं कुछ कहने से पहले जनरल सिन्हा सर ने जो आप बताया था उसको एक दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इस समय ज़ेलेंस्की जो है एक तरह से पुतिन के जाल में फंस चुके हैं। वो विड्रॉल के थ्रू पुतिन जो है उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, उनकी जो मेंटेनेंस लाइन है, जो सपोर्ट लाइन है, सप्लाई लाइन है, उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इस चीज़ को जोड़ के देखिए कि ये जो विंटर का टाइम है इस समय मैक्सिमम अटैक जो है हमने अभी बताया है, मैक्सिमम अटैक जो है ऐसी जगह पर हो रहे हैं जहाँ उनके थर्मल प्लांट्स हैं, जनरेटर प्लांट हैं, स्पेशली ओडिशा जहाँ पे सिंगल वार्म वाटर पोर्ट है और कोई पोर्ट नहीं है जो वार्म वाटर बिल्कुल। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ पुतिन अटैक कर रहे हैं। नाउ तो पुतिन को इस वॉर को इससे ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। विंटर इटसेल्फ इज द एनिमी फॉर दी। बिल्कुल, और ये जो विंटर्स है इसमें पहले ही यूक्रेन को एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर बहुत नुकसान पहुंचाया गया है, इसका असर भी हम देख रहे हैं। सुमित कुमार झा सर, मेरा सवाल आपसे है, ये मुझे बताइए कि अगर नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ये बोलते हैं कि अब जो वॉर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और जितना जिम्मेदार वो पुतिन को अगर बता रहे तो क्या उतनी जिम्मेदारी नाटो की नहीं बनती है जो लगातार इस वॉर को यूक्रेन को मदद कर फ्यूल कर रहे हैं। दो बातें। पहली बात ये कि जब नाटो चीफ ये कह रहे हैं कि तीसरी विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मुझे आश्चर्य इस बात की हो रहा है कि नाटो अभी तक लड़ नहीं रहा है क्या। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से रूस और नाटो के बीच की युद्ध है जिससे आप जो भी नाम दे वो दे सकते हैं। बाकी रही बात ये कि ये आमने सामने आएंगे या नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में ये कहना कि नाटो और रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति बनेगी या दोनों पक्ष आएंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और फिर जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। यानी सुमित जी, अप्रत्यक्ष तौर पर तो पहले से दोनों लड़ रहे हैं, अब बस प्रत्यक्ष तौर पर लड़ना बाकी है और इसको लेकर जो संभावना है वो नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग जाहिर भी कर रहे हैं। यूक्रेन को MQ-9 ड्रोन देने को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन को MQ-9 ड्रोन नहीं देगा अमेरिका, ये कहा जा रहा है और इससे जुड़ी अपडेट लगातार ये मिल रही है। अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को काफी हथियार दिए लेकिन अमेरिका को रूस के पास टेक्नोलॉजी पहुंचने का डर है। इस वॉर में अब इस बात का डर भी अमेरिका को सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हथियारों की जो टेक्निक है उसे चोरी कर लिया जाए रूस की ओर से। अमेरिका से लगातार घातक हथियारों की, ड्रोन की मांग यूक्रेन कर रहा है लेकिन इस बीच एक नई खबर सामने आई है कि अमेरिका को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी टेक्नोलॉजी रूस तक पहुंच जाए, रूस चोरी कर ले अमेरिका के ड्रोन टेक्नोलॉजी को। अब देखिए आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं कामिकाज़ी ड्रोन से जुड़ी हुई MQ-9 ड्रोन जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको हम दिखा रहे हैं। पहले देखिए कामिकाज़ी ड्रोन की खासियत जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 185 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं MQ-9 ड्रोन की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 482 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मामले में ये कामिकाज़ी ड्रोन से आगे है। आप कामिकाज़ी ड्रोन का वजन देखिए है 200 किलोग्राम लेकिन MQ-9 ड्रोन का टेक ऑफ वजन है 4763 किलोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। कामिकाज़ी ड्रोन की रेंज है 200 किलोमीटर की लेकिन MQ-9 ड्रोन कामिकाज़ी ड्रोन से कहीं आगे है, इसकी रेंज है 1850 किलोमीटर की। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी खासियत जानते हैं, दोनों के बीच का कंपैरिजन हम आपको बता रहे हैं। अगर एक्सप्लोसिव की बात करें कि कितनी कैपेसिटी है एक्सप्लोसिव की कामिकाज़ी ड्रोन की तो वो है 40 किलोग्राम की। वहीं MQ-9 ड्रोन की एक्सप्लोसिव कैपेसिटी जो है वो है 386 के लगभग। कामिकाज़ी ड्रोन की लंबाई है 11.6 फीट की और MQ-9 ड्रोन की लंबाई है 28 फीट तक की। तो आप समझ सकते हैं इस कंपैरिजन में कहीं आगे MQ-9 ड्रोन निकल रहा है कामिकाज़ी ड्रोन से।
वहीं एक अहम खबर डोनेट्स्क के बाखमुत से, यहां रूस यूक्रेन में भीषण जंग हो रही है। किस तरह से तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं। डोनेट्स्क के बाखमुत में रूस यूक्रेन में भीषण जंग की खबर है। बाखमुत में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमला हुआ है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले में पूरा शहर बर्बाद हो गया है। शहर में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बाखमुत की ये तस्वीरें आप देखिए, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। इंसानियत पर, मानवता पर कैसा कहर टूटा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं। दोनों तरफ से हुए हमलों में पूरा शहर बर्बाद हो गया है। तो बाखमुत में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पूरा शहर किस तरह से बर्बाद हो गया है, तस्वीरें आप देखिए। ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। रूस की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और बाखमुत में दोनों तरफ से हुए इन ताबड़तोड़ हमलों से पूरा शहर बर्बाद हो गया है। बाखमुत का जिक्र बार बार हो रहा है और बाखमुत से आ रही तबाही की जो खबरें हैं वो पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि आखिर ये जंग कहां जाकर थमेगी। बाखमुत इतना जरूरी क्यों है, ये अब हम आपको समझाते हैं। दरअसल बाखमुत की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। बाखमुत पर कब्जे का मतलब पूरे डोनबास पर कब्जा है और यही वजह है कि बाखमुत में इस तरह के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। डोनबास का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है बाखमुत और इसी को बनाया गया है निशाना। बाखमुत से पूरे लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कंट्रोल मुमकिन है और यही वजह है कि रणनीतिक तौर पर, स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बाखमुत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नजर आती है। कर्नल अनुराग शुक्ला, कैसे आप देखेंगे बाखमुत में जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो क्या बयां कर रही हैं? ये बिल्कुल एक डाइवर्सिटी टैक्टिक भी हो सकती है, जो आपने बताया ये भी बिल्कुल सही एनालिसिस है। हाँ। लेकिन एक डाइवर्सिटी टैक्टिक्स के देखा जाए तो एक तरह से कंसंट्रेट किया जा रहा है पूरा का पूरा अटैक इस जगह पे, सो डैट जो दूसरे एरियाज हैं वहां पे रशिया अपने आप को कंसोलिडेट कर सके और अपने आप को मजबूत पोजीशन में ला सके। जैसे पहले भी डिस्कस किया गया है कि जो लॉजिस्टिक लाइंस हैं, यूक्रेन की लॉजिस्टिक लाइन है यूक्रेन की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी हैं और उनको काटने का समय आ गया है। क्योंकि अनदर सिंह सर, जैसा अनुराग शुक्ला बता रहे हैं कि अब जो है वो नई स्ट्रेटेजी के साथ रूस के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। बखमुत की बात हम लगातार कर रहे थे, वहां पर धमाके हो रहे हैं, हमले तेज कर दिए गए, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के कौन से हिस्से पर रूस की सबसे ज्यादा नजर है और वहां पर सबसे ज्यादा हमले भी खास मकसद के साथ किए जा रहे हैं? देखिए, यूक्रेन अभी जो मेन रशिया का मकसद है पुतिन का, वो है जैसे अभी डिस्कस किया हमने कि विंटर को एक्सप्लॉइट करना। इस विंटर को एक्सप्लॉइट करने के लिए उनको जो उनकी जनरेशन कैपेबिलिटी है उसको अटैक करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको ये देखना है कि उनकी लॉजिस्टिक लाइन एक्सटेंड हो जाए ताकि उनको सपोर्ट देने में बहुत प्रॉब्लम हो, उनके अपने फौज जो है उनका मोराल डाउन हो जाए। इसके लिए दूसरी चीज़ जो देखी गई है वो है कि उन्होंने एरियल अटैक्स बढ़ा दिए हैं। अभी लैंड वॉरफेयर नहीं हो रहा है, सारे एरियल अटैक्स हैं। आप देखिए, मिसाइल अटैक्स हैं, ड्रोन अटैक्स हैं, ये सब हो रहा है क्योंकि इसमें अभी रशिया में जो है पुतिन अपनी फौज को, ग्राउंड फोर्सेस को विंटर के स्नो में फंसाना नहीं चाहते हैं। तो एरियल अटैक्स के जरिए वो बिल्कुल, और ये स्ट्रेटेजी हवाई हमलों के जरिए साफ समझ में आ रही है और बड़ी तबाही भी हो रही है। एक और बड़ी खबर देखिए खेरसौं से, जहां पर रूस का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। रूस ने मैटरनिटी अस्पताल पर यह हमला किया है। हमले में पूरी की पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। रूसी हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आप देखिए जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप कैसे अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी जो मैटरनिटी अस्पताल की इमारत है वो किस तरह से तबाह हो गई। ये सिन्हा सर, ये तस्वीरें क्या और ये स्ट्रेटेजी क्या बता रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों को क्यों इस तरह से क्षतिग्रस्त किया जा रहा, तबाह किया जा रहा है? देखिए, जिनेवा कन्वेंशन के तहत अस्पताल को टारगेट करना सही नहीं माना जाता है, बट जैसे कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव इन वॉर। तो वॉर में सब कुछ चलता है, क्योंकि युद्ध में आप कोई किताब लेके, रूल बुक लेके नहीं चलते हैं। यदि रूल बुक लेके चलते तो वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता और केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल नहीं होता, अमेरिका जापान पे बम नहीं गिराता। तो रूल बुक से कोई नहीं चलता, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि रूस बहुत ही टैक्टिकली, स्ट्रैटेजिकली विंटर का फ़ायदा उठा के जो सस्टेन, जेलेंस्की को सस्टेन करने की जो जहाँ से शक्ति मिलती है, वो थर्मल पावर स्टेशन, गैस सप्लाई लाइन और अपने वो उसको यदि ध्वस्त कर देता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रूस क्या कर रहा है यहाँ पर, विंटर की आड़ में, विंटर की आड़ में ये सब तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं उसको क्रश कर रहा है। मैं आऊंगी आपके पास सर, मैं आऊंगी। एक ब्रेकिंग न्यूज ले लूं। क्रीमिया के सोवेत्सिकोय में भीषण आग लग गई है। वेयरहाउस में आग लगने से मचा कोहराम।
यूक्रेनी फौज पर शक की सुई गहरा गई है। आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घर छोड़कर भाग गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, ये तस्वीरें जरूर विचलित कर सकती है, लेकिन आग बहुत भीषण लगी है और भयानक आग लगी है। Ебать, воинская часть, нахуй. Либо что-то прилетело. सर आप कंटिन्यू करिए, फिर मैं शुक्ला सर से एक मैं ये कहना चाहता हूँ, अंजलि जी अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि दोनों देश का, जेलेंस्की का और पुतिन का एक दृष्टि कहाँ लगी हुई है, केंद्र बिंदु ध्यान कहाँ है। मैं वो कहना चाहता हूँ, पुतिन ने जो पॉलिटिकली वोट के माध्यम से जापोरोजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेट्स्क को जो अपने में मिला लिया, दोनों की दृष्टि वहां लगी हुई है। ठीक है। किसी भी हालत में रूस नहीं चाहता ये चारों सर, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये क्रीमिया की हैं और ये जो ताजा अटैक हुआ है इसके बारे में शक ये जताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इन हमलों को अंजाम दिया। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का जो बदला है वो अभी तक ले रहे हैं पुतिन। अब अगर ये हमला वाकई यूक्रेन ने किया होगा तो किस तरह का अंजाम हो सकता है? कर्नल अनुराग शुक्ला, क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये अगर हमला है तो ये डायरेक्टली रशिया की लैंड, जैसे माना जाता है कि रशिया का लैंड है तो रशिया के टेरिटरी के अंदर हमला माना जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके बाद अगर हम रशिया के एंगल से सोचे तो रशिया को पूरा हक बनता है कि वो अपना बदला किसी भी लेंथ तक जाकर ले सकते हैं, वो किसी भी जगह जाके टारगेट कर सकते हैं। पिछली बार भी जब रशिया के ऊपर अटैक हुआ था, युद्ध और ज्यादा भीषण होगा नए साल में? नहीं, युद्ध तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक बिल्कुल। और इस पर एक सुमित जी एक रिएक्शन आपसे भी, देखिए तस्वीरें हैं क्रीमिया में कैसे अगर अंदर घुसकर हमला किया है, क्या इसी बात का डर है? क्योंकि अमेरिका तो बोल रहा है कि MQ-9 रिपर ड्रोन इसलिए हम नहीं दे रहे क्योंकि तकनीक चोरी हो सकती है, लेकिन क्या उसको डर इस बात का है कि यूक्रेन को दे दिया तो विध्वंसक होगा और फिर वेस्ट वर्सेस पुतिन को कोई रोक नहीं पाएगा? हो सकता है एक बात, लेकिन एक बात, दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखिए, आप यूक्रेन हमला कर दिया होगा ये क्रीमिया में जो अभी हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या ये नहीं कि रूस ने भी अटैक किया हो, खुद करवाया हो? क्रीमिया के ब्रिज के बारे में ये कहा गया कि जो फॉल्स फ्लैग लगातार देखने को मिलता है कि रूस कहीं ना कहीं एक चाह रहा है कि एक तरीका उस आक्रामक होने का, और ये तरीका बड़ा सटीक बैठता है रूस के लिए। दूसरे देश भी कहेंगे कि जब रूस के लिए कारण है कि वो यूक्रेन पर और तेजी से युद्ध की गतिविधि को बढ़ाए, तो ऐसा भी क्या देखा जा सकता है। ठीक है, मैं सिंह सर आपसे सवाल ये लेना चाहूंगा कि क्या जो यहां पर बात बोली है कि ये रूस का भी इसमें हाथ हो सकता है, जिस फॉल्स फ्लैग का ये जिक्र कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद आप फॉल्स फ्लैग के बहाने, इस तरह के हमले को अंजाम देने के बहाने यूक्रेन पर एक बहाना ढूंढ रहे पूरी दुनिया के सामने साबित करने के लिए कि अगर कोई बड़ा हमला करते तो कोई सवाल ना उठाए? नहीं, देखिए मेरे असेसमेंट से ये रशिया खुद अपने ही प्रीमियर एरिया पर, जो उसका प्राइम एरिया है और पुतिन के दिल के बहुत करीब है, उस पर खुद ही हमला करके उसको नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वो वहाँ के लोगों की सपोर्ट को लूज कर देंगे जी। तो इसका बेस्ट है कि अगर दूसरा कहीं अटैक होता है उसका बदला नहीं। दूसरी चीज़ है, इस समय पूरा रशिया का ध्यान यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर है, जैसा जनरल ने बताया, उनके जो जनरेशन प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में है। जनरेशन प्लांट से और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसा सर ने बताया कि क्योंकि सर्दियों का समय है, इसलिए अब ज्यादा हमले जो है वो एरियल अटैक के जरिए हो रहे हैं ताकि यूक्रेन को तोड़ा जा सके।